बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो। और उम्मीद करते हैं आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी पढ़ाई। तो पढ़ाई करते रहिए ऐसे ही, ठीक है। क्लास 10th है आपका इस बार। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपको क्लास 10th में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ा रहे थे, जिसमें मैंने आपको इन शॉर्ट आपको डाइजेशन ऑफ फूड तक कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड मैंने आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ, जो बेसिक्स क्वेश्चंस उठ सकते हैं। मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप देखो कितना आपको याद है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपके कि फर्स्ट डाइजेशन अकर इन विच पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। या सबसे पहले डाइजेशन आपकी बॉडी के किस पार्ट में होता है। तो सबसे पहले डाइजेशन आपकी बॉडी में बगल कैविटी में स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, ठीक है। किसकी मदद से होता है? कार्बोहाइड्रेट बकल कैविटी में क्या है, आपका सलाइवा निकलता है और उस सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसको हम सेलेवरी एमाइलेज बोलते हैं, ठीक है। सेलेवरी एमाइलेज क्या करता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो लगभग आप कह सकते हो 20%, लगभग 15 से 20% जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका बकल कैविटी में ही डाइजेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका ओसोफेगस से होते हुआ स्टमक में आता है। स्टमक में आपका फूड को स्टोर किया जाता है। आपको मैंने बताया था कि आपके स्टमक से 1.5 pH का HCl निकलता है। HCl को किससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपके स्टमक्स में जो म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन निकलते हैं, जो आपके HCl से आपके इनर वॉल ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मैंने बताया था कि अगर आपका फूड सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो उसको आप बोलस बोलते हो, लेकिन अगर आपका फूड इंटेस्टाइनल जूस गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है तो उसको आप काइम बोलते हो, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक जूस आपका स्टमक में प्रेजेंट एक सर्टेन ग्लैंड होता है, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, वहां से निकलता है, ठीक है। उसके आपका स्टमक से फूड होता हुआ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका कंप्लीट डाइजेशन का साइट है, जहां आपका इलियम है, विलाई प्रेजेंट होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है प्रॉपर। वैसे मैंने बताया था, खाना जितनी देर तक रुकेगा उतना अच्छा उसका डाइजेशन होगा। तो विलाई का काम यही होता है कि वो खाना को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि जो प्योर डाइजेशन है, जो पूरा कंप्लीट डाइजेशन है, वो तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, 3 जूसेस वहाँ पे उसको मिलते हैं। सबसे पहला हो गया बाइल जूस, सेकंड हो गया आपका पैंक्रियाटिक जूस एंड थर्ड हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। अब क्या है या इंटेस्टाइनल जूस? अब देखो, फर्स्ट क्या है, बाइल जूस मैंने बता दिया। बाइल जूस कहाँ बनता था? लीवर में बनता था। वो स्टोर कहाँ पे होता था? आपका गॉल ब्लैडर में होता। तो दूसरी बात मैंने बताया था कि जो बनाएगा अगर वो निकालता है तो सिक्रीट होगा, जो स्टोर करेगा अगर वो निकालता है तो रिलीज होगा। तो बाइल जूस लिवर में सिंथेसाइज होता है, वहाँ से सिक्रीट होता है और गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। बाइल जूस के पास कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बाइल जूस आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि बाइल जूस जो होते हैं वो फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बाइल जूस। बाकी कितना निकलता है? लगभग 500 से 600 ml निकलता है, ठीक है। और बाकी पीएच कितना होता है वो आप याद कर लो। और नॉर्मली जो कहाँ से निकलता है, कौन स्टोर करता है, पीएच कितना है, ये जो नॉर्मल डाटा है आप वो याद करोगे, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन में आता है भाई कि बाइल जूस कोई एंजाइम नहीं रखता है, लेकिन फिर भी डाइजेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। अब सेकंड आता है आपका पैंक्रियाटिक जूस। देखो नाम से ही क्लियर लग रहा है, पैंक्रियाटिक जूस। तो ये निकलेगा कहाँ से? पैंक्रियाटिक जूस ऑब्वियस है आपका, इसका जो सोर्स है वो आपका पैंक्रियाज से ही निकलेगा, ठीक है। मतलब पैंक्रियाज में सिंथेसाइज होगा यहाँ पे, ठीक है। पैंक्रियाज इसको सिंथेसाइज करेगा। लगभग 500 से 600 ml ये पर डे निकलता है, जिसका पीएच लगभग 7.5 टू 8.3 होता है। पैंक्रियाटिक जूस में आपका वाटर होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और कुछ पैंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं। अब कौन से एंजाइम है वो आपको आगे अभी डिटेल में जब पैंक्रियास पढ़ाएंगे तो वहां आपको और डिटेल में बताएंगे कि कौन सा एंजाइम जूस कहाँ से निकलता है, कैसे कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। तो वो डिटेल आपको अभी आगे बताएंगे। हाँ, ये पॉइंट आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज इज 15 टू 20 टाइम स्ट्रॉन्गर देन सेलेवरी एमाइलेज। मतलब पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो सेलेवरी एमाइलेज से 15 से 20 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट ये भी कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट वो भी कर रहा है, बट पैंक्रियाटिक एमाइलेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है।
प्रोटियोलिटिक एंजाइम का मतलब है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है, आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। क्या है, जनरली प्रोटीन डाइजेस्टिव जो एंजाइम होते हैं वो जो प्रेजेंट होते हैं वो अपने इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे ट्रिप्सिनोजन जो है वो एंटेरोकाइनेज ये एंजाइम है। आप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने बताया था लास्ट में ASE आएगा तो एंजाइम ही होता है। तो ट्रिप्सिनोजेन जो आपका कंपाउंड है, जो आपका इनएक्टिव फॉर्म है, वो एंटेरोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंट में वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में, और कीमोट्रिप्सिनोजिन ट्रिप्सिन के प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाता है कीमोट्रिप्सिन में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, डाटा याद रखिएगा। प्रोटीन डाइजेस्टिंग कंपाउंड्स हैं, मतलब ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए एंटेरोकाइनेज चाहिए, और कीमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करने के लिए हमको ट्रिप्सिन की मदद चाहिए, ठीक है। ट्रिप्सिन होगा यहाँ पे, ट्रिप्सिन लिख किया है, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है कि ये चीज़ें डाटा है, आप डाटा इनको याद रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। अभी पैंक्रियाटिक जूस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं गया हूँ क्योंकि अभी आपको पैंक्रियाज पूरा ग्लैंड ही अलग से पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए जो बाकी डाटा है मैं आपको वहीं पे अच्छे से जब पैंक्रियाज समझाऊंगा, तो पैंक्रियाज क्योंकि मिक्स्ड ग्लैंड में आते हैं, ठीक है, हेट्रोक्लाइन ग्लैंड होते हैं, वो एंडो और एक्सो दोनों होते हैं, इन सबका मतलब वहाँ समझाना है। वो एंजाइम भी निकालते हैं, वो हार्मोन भी निकालते हैं, तो जो डिटेल है वो मैं वहीं पर समझाऊंगा। अभी एक शॉर्ट में पैंक्रियाटिक जूस सिर्फ बहुत बहुत छोटा सा हिस्सा समझाया, अभी उसमें डिटेल बताना बचा है, ठीक है। थर्ड पार्ट हो गया आपका इंटेस्टाइनल जूस। देखो इंटेस्टाइनल जूस तो 10 तक बोलते हैं, किसी किसी किताबों में इसका दूसरा नाम भी रखा है और इसका दूसरा नाम होता है सक्कस इंटेरिकस, ठीक है। तो ये भी नाम आप याद रखिए, चाहे इंटेस्टाइनल जूस बोलिए अब चाहे सक्कस इंटेरिकस बोलिए, ठीक है, दोनों ठीक है। अच्छा 2 लीटर निकलता है पर डे, लगभग 2 लीटर एक दिन में आपका 2 लीटर निकलेगा, जिसका पीएच लगभग 7 to आपका 9 होता है, ठीक है। अब ये देखो करता क्या है, इंटेस्टाइनल जूस का काम होता है कि जो माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, लेकिन इसमें ये है माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक चाहिए एंजाइम, बिना एंजाइम के हमारे लिविंग बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होता है। तो देखो जिसको कन्वर्ट करना होता है उसी का एंजाइम चाहिए, माल्टोज है तो आप यहाँ पे वही लोगे माल, बस फर्क है एंजाइम है और एंजाइम की लास्ट में क्या लगाते हैं एज, तो माल्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज। सेम ऐसे ही सुक्रोज है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या चाहिए, सुक्रोज नहीं, यहाँ पे चाहिए सुक्रेज, ठीक है। सुक्रेज ले सकते हो यहाँ, या आप यहाँ पर इनवर्टेज भी ले सकते हो, दोनों चीजें सेम नाम ही है। लैक्टोज को अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप यहाँ ले लोगे लैक्टेज, ठीक है। तो अगर माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इंटेस्टाइनल जूस काम करवाता है इसको। सुक्रोज जो होता है वो सुक्रेज के प्रेजेंट में ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टोज जो होता है वो लैक्टेज के फॉर्म में ग्लूकोज और गैलेक्टोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देखो माल्टोज मिलता कहाँ है, जो आपका जर्मिनेटिंग सीड होता है ना, ठीक है, जो आपका जर्मिनेटिंग सीड जिसमें आँखा लगता है ना, चने को आप भिगो दो तो फिर उसमें पीछे उसके रूट निकलने लगते हैं, तो वो जो जर्मिनेटिंग सीड होता है उसमें माल्टोज पाया जाता है। सुक्रोज सबको पता है चीनी होता है आपका, ठीक है। लैक्टोज जो होता है वो आपके मिल्क में होता है, जो मिल्क का शुगर होता है। दूध आपको मीठा क्यों लगता है, क्योंकि उसमें लैक्टोज प्रेजेंट होता है, इसीलिए दूध आपको मीठा लगता है, ठीक है। अच्छा ये माल्टोज, सुक्रोज, कार्बो और ये लैक्टोज, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल आपके कार्बोहाइड्रेट ही हैं, चाहे वो आपका माल्टोज हो, सुक्रोज हो, लैक्टोज हो, यहाँ तक कि ये सब भी ग्लूकोज हो गए, फ्रक्टोज हो गए, गैलेक्टोज हो गए, ये सब भी आपके क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट ही हैं, ठीक है। चलिए डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट्स इन ड्यूडेनम, ड्यूडेनम होगा, स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। अच्छा कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो लगभग ड्यूडेनम में कंप्लीट हो जाता है। अब देखो ड्यूडेनम में कंप्लीट क्यों, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम,
कंप्लीट डाइजेशन तो आपका इलियम में कराया जाता है विलाई के प्रेजेंस में, बट वो जो एक हद तक का कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो ड्यूडेनम तक खत्म हो जाता है। वो रीज़न ये है क्योंकि सैलिवरी अमाइलेज ऊपर काम किया, इधर से पैंक्रियाटिक अमाइलेज काम किया, उधर से बाइल जूस काम कर रहा है, तो लगभग एक हद तक आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर चुका होता है। जो बहुत थोड़ा बचा होता है वो आके विलाई में इलियम में होता है, नहीं तो ऑलमोस्ट ड्यूडेनम में ही सारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, लैक्टोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीटनेस ऑफ मिल्क, मैंने बता दिया लैक्टोज जो होता है वो मिल्क में पाया जाता है। ये एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, पूछा जा सकता है। मैक्सिमम लैक्टोज इज प्रेजेंट इन ह्यूमन मदर मिल्क, जो सबसे ज़्यादा लैक्टोज प्रेजेंट होता है, चाहे वो जैसे बकरी का हो गया, गाय का हो गया, किसी का भी मिल्क हो गया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लैक्टोज का अमाउंट प्रेजेंट होता है वो ह्यूमन मदर मिल्क में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। तो आपका बाइल जूस हो गया, आपका पैंक्रियाटिक जूस हो गया और आपका इंटेस्टाइनल जूस हो गया। एक छोटा सा मैंने समरी बता दिया इसमें, बाकी जो पैंक्रियाटिक का डिटेल वर्जन करना है वो जो मैं ग्लैंड पढ़ाऊंगा तब करूंगा। बाकी डाटा है, इंफॉर्मेशन स्टोर रखिए, जितना आपके पास डाटा स्टोर रहेगा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आप कोई भी बुक उठा के अभी देख लो, अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसमें से लगभग यही सारे क्वेश्चंस आपको नोट में से ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका एक छोटा सा पॉइंट है, हार्मोन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, की स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, कुछ हार्मोन। अच्छा देखो, स्टमक का अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन है कि वो HCl निकालता है, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी रखता है। सेम ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन का तो पूरा डाइजेशन वाला ही पार्ट है, पूरा डाइजेशन ही वही हो रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा कोई डाइजेशन में पार्ट लेता नहीं है। ठीक है, उसका काम बस होता है कि मिनरल्स को, वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो फीकल मैटर होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, वो उसको रेक्टम में ले जाके स्टोर कर देता है। तो डाइजेशन में एज अ सच पर्सन उसका कुछ यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अभी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि हार्मोन स्मॉल इंटेस्टाइन है, कुछ हार्मोन्स को निकालता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो निकाला गया हार्मोन होता है वो होता है सेक्रेटिन। फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड बाय विलियम बेलिस एंड स्टार्लिंग। सबसे पहले जो हार्मोन की डिस्कवरी की थी वो सबसे पहले विलियम बेलिस एंड स्टार्लिंग ने की थी। द नेम हार्मोन, ये जो शब्द है हार्मोन सेक्रेटिन, वॉज क्वाइंड बाय स्टार्लिंग इन 1905। जस्टा डाटा है, आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दो बीमारियां आती हैं। ठीक है, कह सकते हो आप दो डिजीज हैं, ये आपके दो पर्टिकुलरली डिजीज हैं। पहला है आपका मेरेस्मस, MARASMUS मेरेस्मस, और दूसरा है आपका क्वासियोरकर। ठीक है, KWASHIORKOR। तो सेकंड है आपका क्वासियोरकर। अब देखो होता क्या है, मेरेस्मस में क्या कह रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन प्लस एनर्जी। एक बात इसमें ध्यान रखो कि मेरेस्मस में जो होता है वो दोनों की डिफिशियंसी होती है, प्रोटीन की तो होती है, साथ में साथ एनर्जी की भी डिफिशियंसी होती है। कॉमन होता है ये इन्फेंट में। इन्फेंट का मतलब आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात, मतलब जो बच्चा भी जस्ट पैदा हुआ है, जैसे हम बोलते हैं ना नवजात शिशु पैदा हुआ है, तो नवजात, इन्फेंट का मतलब होता है जस्ट जो भी डिलीवर हुआ है, बर्थ लिया है। बिलो 1 ईयर एज, जिनकी उम्र अभी 1 साल से कम होगी, उनको मेरेस्मस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, सिम्टम क्या है, एक तो वेट ज्यादा नहीं होगा, वेट लॉस होगा, ब्रेन डेवलपमेंट रिटार्डेड, ब्रेन ज्यादा अच्छे से डेवलप नहीं करेगा। ठीक, सेकंड है आपका क्वासियोरकर, डिफिशियंसी ऑफ ओनली प्रोटीन, प्रोटीन की ही डिफिशियंसी होगी सिर्फ। देखो इसमें दोनों की डिफिशियंसी हो रही है, प्रोटीन और एनर्जी दोनों की, इसमें सिर्फ किसकी डिफिशियंसी होगी, सिर्फ प्रोटीन की ही होगी। ठीक है, अपीयर इन द चिल्ड्रन मोर देन 1 ईयर एज, 1 साल से जिनकी उम्र ज्यादा होगी उनको क्वासियोरकर होता है, 1 साल से जिनकी उम्र कम होती है उनको मेरेस्मस होता है। इसके सिम्टम क्या है, ग्रोथ ऑफ बॉडी डज नॉट अकर, आपकी जो बॉडी का ग्रोथ है वो नहीं होगा प्रॉपर तरीके से। थिनिंग ऑफ लिम्ब जो हो जाएंगे वो पतले हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन है ना। 8th क्लास में शायद पढ़ा होगा कि प्रोटीन को एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। तो प्रोटीन आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, यही नहीं होगा तो बॉडी वैसे ही कमजोर हो जाएगी। तो इसीलिए थिनिंग ऑफ लिम्ब हो गया, उसके बाद स्वेलिंग इन द बॉडी, प्रोटीन की कमी से आपकी बॉडी में जो हो जाएगी वो स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डाटा है, इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। दोनों डिजीज में से एक डिजीज पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है आपका विटामिन। विटामिन आपने आई थिंक पढ़ा था स्टार्टर में, मैंने आपको बताया था माइक्रो न्यूट्रिएंट में विटामिन आते हैं। ठीक है, एज अ प्रोटेक्टिव पार्ट में आता था विटामिन। माइक्रो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, थोड़ा थोड़ा ही चाहिए,
ठीक है। अब देखो विटामिन जो होता है वो दो शब्द से मिलकर बना होता है, वाइटल प्लस एमीन। अब ये जो एमीन होता है, एमीन आपका एक केमिस्ट्री में, एक ऑर्गेनिक में कंपाउंड होता है, ठीक है। एमीन एक कंपाउंड होता है जिसका NH2 ग्रुप उसमें लगा होता है, ठीक है। और वाइटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। तो ज़रूरी कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इनके रहने से बॉडी के मेटाबॉलिक ग्रोथ पे एक असर पड़ता है, एक फ़ायदा पड़ता है, ठीक है। तो उन सभी कंपाउंड्स को हमने एक साथ मिलाया और उसी का नाम हमने विटामिन रख दिया, ठीक है। विटामिन जो होता है वो एक्ट एज मेटाबॉलिक रेगुलेटर है, मैंने बताया ना, मेटाबॉलिक रेगुलेटर है। आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कराने में, प्रॉपर तरीके से कराने में ये आपको हेल्प करेगा। दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन और सेकंड है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। अब देखो, नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, आपका जो वाटर सॉल्युबल है वो आपका, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है ना, तो अगर वाटर सॉल्युबल है तो जाहिर सी बात है वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होगा। तो ये नॉट स्टोर्ड इन बॉडी एक्सक्रीट वाया यूरिन, क्योंकि यूरिन में आपका जनरली किसका पोर्शन निकलेगा बाहर, वाटर का निकलेगा। और ऐसे विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं तो वो यूरिन में डिजॉल्व हो जाएंगे और यूरिन से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो रहे हैं, यूरिन से बाहर निकल जा रहे हैं, इसका मतलब आपको प्रेजेंट इन डेली डाइट, इसका मतलब आपको उसको डेली डाइट में रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका विटामिन B12 स्टोर्ड, एक्सेप्शन में आता है। विटामिन जो B12 होता है वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन में याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखो, विटामिन C जो होता है वो बॉडी में स्टोर नहीं होता है, बाहर निकल जाता है। विटामिन B जो होता है वो भी बॉडी में स्टोर नहीं होता, बाहर निकल जाता है। अब B में देखो B1 आते हैं, B2 आते हैं, B6 आते हैं, ये सब बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, बट एक्सेप्ट विटामिन B12। B12 बाहर नहीं निकलेगा, वो बॉडी में स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल जो है वो बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है और ये सॉल्युबल होता है सिर्फ फैट में। तो अच्छा, ये स्टोर होता कहाँ है, क्योंकि फैट है ना, तो फैट स्टोर या तो आपका लीवर में होता है। अब आपको याद होगा, मैंने आपको जो विलाई पढ़ा रहा था मैं आपको, तो आपको याद है ना, विलाई में मैंने आपको बताया था कि एक लैक्टियल होता है, फैट सॉल्युबल होता है, जो फैट को डाइजेस्ट करता है, याद करिए पीछे। तो वहीं पे जाके ये स्टोर हो जाता है, ठीक है, विलाई में। लीवर में भी ये भी आगे बताएंगे, तो लीवर का भी काम बता देंगे। 9th में आपने एडिपोज टिश्यू पढ़ा ही था, फैट को स्टोर करने के लिए यूज होता है। अब क्योंकि बॉडी में स्टोर हो रहा है तो डज नॉट प्रेजेंट इन डेली डाइट, आपकी डेली डाइट में इसको लेने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, इसको कीड़ा है, एक साथ याद कर लो, कीड़ा, कीड़ा KEDA। इनको छोड़ के जितने भी विटामिन आपके सामने मिलेंगे वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं, एक्सेप्ट याद रखना विटामिन B12 बॉडी में स्टोर रहता है वाटर सॉल्युबल होने के बाद भी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि आपको मैं यहाँ पे एक चार्ट दे दूंगा, पर्टिकुलरली इनका अब लिखने में टाइम वेस्ट होगा, तो एक पर्टिकुलरली मैं इनका चार्ट दे दूंगा कि कौन सा विटामिन है, उस विटामिन का केमिकल नेम क्या है, और उस विटामिन का सोर्स क्या है, और विटामिन की कमी से रोग कौन सा होता है, ठीक है। तो आप पर्टिकुलरली, मैं वो चार्ट दे दूंगा, अभी लगा दूंगा स्क्रीन पर, ठीक है, आप देख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, नोट्स में उसको इंक्लूड कर लीजिएगा। उसमें जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि जैसे इस विटामिन का ये क्या है, इस विटामिन में ये क्या होता है, जैसे किसी किसी में आपको कुछ ऐसे टर्म्स मिलेंगे जो उनकी डिफिशियंसी डिजीज़ है, उसमें कुछ ऐसे टर्म्स मिलेंगे, आई थिंक आपने पहले नहीं सुना होगा, तो मैं लगा दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि ये पर्टिकुलर बीमारी या डिफिशियंसी नहीं आई समझ में कि इसमें क्या होता है, तो मैं आपको डिटेल डिस्कस कर दूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये पोर्शन भी आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट पोर्शन में आपका मैं स्टार्ट करूंगा, मैं आपका ग्लैंड, जिसमें आपको पढ़ना है सेलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियास। तो उसके लिए एक सेपरेट रखते हैं, फ्रेश वीडियो रखते हैं। बाकी यहाँ तक का अच्छे से लेक्चर पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिए और प्रॉपर जो भी बुक हो आपके पास, एक बार क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, देखिए क्वेश्चंस लग रहे हैं या कि नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।